अब हम जंतु जगत की बात करेंगे। जंतु जगत को 3 लक्षणों के आधार पर 2 बड़े समूहों में बांटा जाता है, अकशेरुकी तथा कशेरुकी। अकशेरुकी में प्रोटोजोआ से हमारे जंतु जगत का पहला संघ कौन सा है? प्रोटोजोआ। अंतिम संघ कौन सा है? कॉर्डेटा। तो प्रोटोजोआ से लेकर हेमिकॉर्डेटा तक जितने भी संघ आएंगे वो अकशेरुकी में सम्मिलित किए जाएंगे। अब कशेरुकी में हमारा सिर्फ एक संघ बचा, कौन सा? कॉर्डेटा। अब 3 लक्षण हम देखते हैं, कौन कौन से लक्षणों के आधार पर हमने इनको बांटा। पहला लक्षण, पहला लिखें, नोटोकॉर्ड का जीवन की किसी अवस्था में पाया जाना। नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड प्रोटोजोआ से हेमिकॉर्डेटा तक अनुपस्थित होंगे और कॉर्डेटा में उपस्थित। नोटोकॉर्ड का जीवन की किसी अवस्था में पाया जाना, बहुत इंपॉर्टेंट। जीवन की किसी अवस्था में हो सकता है अभी हमारे शरीर में नोटोकॉर्ड नहीं है, लेकिन जब भ्रूणीय अवस्था थी तो हमारे शरीर में भी नोटोकॉर्ड थी। समझ में आया? दूसरा, ग्रसनी का क्लोम दरारों से छिद्रित होना। ग्रसनी का इसका मतलब बताऊंगा अभी मैं आपको। छिद्रित होना क्या मतलब हुआ? ग्रसनी, कौन जानता है ग्रसनी क्या होती है? देखिए, ये यदि मैं आपको आहार नाल के विभिन्न भाग पूछूं तो सबसे पहले आप सुने, सबसे पहले कहेंगे मुख। मुख जो है वो मुख गुहा में खुलता है, मुख गुहा ग्रसनी में खुलता है, ग्रसनी ग्रास नाल में खुलता है, ग्रास नाल आमाशय में खुलता है, और आहार नाल का आमाशय के बाद का भाग आंत कहलाता है। बीच में नहीं बोले, क्या कहलाएगा? आंत। अब आंत को हम 2 भागों में बांटते हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत के 3 भाग कौन बताएगा? बताएं। ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। बड़ी आंत के 3 भाग? सीकम, कॉलन, रेक्टम। और ये रेक्टम जो है गुदा या अवस्कर के द्वारा बाहर खुलती है। तो मुख गुहा जिस भाग में खुलेगी उसको ग्रसनी कहेंगे। और ग्रसनी आपने मछलियों में देखा होगा कि गलफड़ों से बाहर निकली रहती है। तो कॉर्डेटा के जंतुओं में अपने भी भ्रूणीय अवस्था में ग्रसनी बाहर छिद्रित थी, लेकिन जब भ्रूण बनने लगा तो बाद में बंद हो गया। यदि अभी यहाँ खुला होता तो आप कुछ खाते, इधर से निकल जाता। सोचो आप, नेचर कितना बढ़िया काम करती है। ऐसा होता तो ना आप पानी पी पाते, निकलता रहता। चलिए, तो कृष्णी क्लोम दरारों से छिद्रित होना, लेकिन इसमें भी लिखना पड़ेगा जीवन की किसी अवस्था। अभी हमारे नहीं है, ठीक है ना। ग्रसनी का जीवन की किसी अवस्था में क्लोम दरारों से छिद्रित होना, ठीक है। अब आगे चले। तीसरा, तंत्रिका रज्जु। तंत्रिका रज्जु के बारे में सब जानते हैं।
इंग्लिश में आप इसको नर्व कॉर्ड कहते हैं। अब नर्व कॉर्ड की स्थिति देखते हैं। एकशरीर जंतुओं में तंत्रिका रज्जु या तो अनुपस्थित होगी, यदि उपस्थित होगी तो मध्य अधर सतह पर पाई जाएगी। कहां पाई जाएगी? मध्य अधर सतह पर। डबल होगी, दोहरी होगी, सॉलिड होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप कॉर्डेटा में हमेशा तंत्रिका रज्जु पाई जाएगी, लेकिन ये मध्य पृष्ठ सतह पर होगी। यहां लिखें, कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड उपस्थित, ग्रसनी का क्लोम दरार से छिद्रित होना उपस्थित, तंत्रिका रज्जु उपस्थित। उपस्थित के नीचे लिखें मध्य पृष्ठ सतह पर एक खोखली। तंत्रिका रज्जु की संख्या कॉर्डेटा में कितनी होगी? एक। नॉन कॉर्डेटा में यदि उपस्थित होगी तो दो। खोखली, कॉर्डेटा में खोखली तंत्रिका रज्जु होगी और हेमिक कॉर्डेटा एक कशेरुकी में जो है वो सॉलिड होगी, ठोस होगी। ठीक है, उपस्थित कॉर्डेटा के जंतुओं में तंत्रिका रज्जु मध्य पृष्ठ सतह पर उपस्थित होती है। एक होती है, खोखली होती है। एक कशेरुकियों में यदि तंत्रिका रज्जु, पहले तो लिखे अनुपस्थित या उपस्थित। यदि उपस्थित होगी तो मध्य अधर सतह पर, डबल, दोहरी, लेकिन ठोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन करें। लिख लिया? अब ये समझ में आ गया? तो हम बोले बेटे बीच कितनी बार रिपीट करेंगे बेटे? तंत्रिका रज्जु एक कशेरुकियों में अनुपस्थित या उपस्थित। लिख लिया? यदि उपस्थित है तो मध्य अधर सतह पर, डबल, दोहरी तथा ठोस। समझ में आ गया? अब उधर लिखें, कॉर्डेटा में तंत्रिका रज्जु हमेशा उपस्थित, मध्य पृष्ठ सतह पर एक, लेकिन खोखली। लिख लिया सबने? हाँ बोले। बेटे हार्ट की बात बाद में करेंगे, क्योंकि अभी आपको थोड़ा सा पूरा कंसेप्ट नहीं पता। प्रोटोजोआ से एस्केलमेंथी तक रक्त परिवर्तन पाया नहीं जाता, तो हार्ट से कंपेयर कैसे करेंगे? ये तीन लक्षणों को हम कॉर्डेटा के मूलभूत लक्षण मानते हैं। क्या मानते हैं? तो मूलभूत लक्षण, हृदय की उपस्थिति मूलभूत लक्षण नहीं है। ठीक है, तो तीन लक्षणों को ही हम मूलभूत लक्षण मानेंगे। उसी के आधार पर हमने जंतु जगत को एक कशेरुकी तथा कशेरुकी में क्लासिफाई किया। बेटे समझ में आ गया? अब एक कशेरुकी हम शुरू करेंगे कहां से? प्रोटोजोआ से। नेक्स्ट, अब प्रोटोजोआ में हम सबसे पहले प्रोटोजोआ हेडिंग डालें। अब हमारा पहला संघ शुरू हो गया। लिख लिया? प्रोटोजोआ का मतलब उसके नीचे लिखो। मैंने कई बार आपको बताया हुआ है, क्या मतलब होता है? प्रोटो मीन्स प्रथम, जून मीन्स जंतु। जंतु जगत के पहले जंतु किसमें आएंगे? प्रोटोजोआ। अब यहां पे देखो, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब मैं थोड़ा सा पढ़ाने का मेथड बदल रहा हूं आपको, क्योंकि हम पहले संघ पे आ गए। यहां पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखूंगा पहले, वो एक बार में याद करने आपको, और इधर हम साइंटिस्ट के नाम लिखते जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट्स पे सभी पे क्वेश्चंस आएंगे। अभी आपको लगेगा हाँ ये क्वेश्चन इस पीएमटी में आया, ये क्वेश्चन जो है हमारे 12th में आया, 11th में आया। ठीक है, तो प्रोटोजोआ पहले लिखे, हेडिंग डाल लिया आपने। प्रोटोजोआ को क्या लिखूं मैं? कौन सा समूह है? संघ है, जगत है, उपजगत है? संघ। अब पहला पॉइंट देखो, प्रोटोजोआ के अध्ययन को क्या कहेंगे? प्रोटोजूलॉजी। लिखो, पहला क्वेश्चन बनेगा हमारा प्रोटोजूलॉजी। लिख लिया?
प्रोटोजूलॉजी के जनक। कौन बताएगा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। प्रोटोजूलॉजी, प्रोटोजुआ के जंतुओं का अध्ययन। प्रोटोजूलॉजी के जनक कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। आप तीसरा लिखें। मैंने एक शब्द आपको बताया था कि प्रोटोजुआ के जंतु एक यूकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, लेकिन एक वैज्ञानिक ने इनको एक कोशिकीय कहा। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं। डॉबेल। तो प्रोटोजुआ के जंतुओं को हम क्या कहेंगे? एक कोशिकीय। और एक कोशिकीय शब्द किसने दिया था? डॉबेल ने दिया था। डॉबेल ने। अब शारीरिक संगठन के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे हमारा शरीर अनेक कोशिकाओं से बना होता है, इसी प्रकार से शारीरिक संगठन के आधार पर हम प्रोटोजुआ को क्या कहेंगे? वो सोच के बोले, ऐसे नहीं, जल्दी मत करो। एक कोशिका है तो कोशिकीय स्तर कैसे हो सकता है? एक कोशिकीय होगा तो उसमें जीव द्रव्य होगा, तो जीव द्रव्य ही प्रकार का शारीरिक संगठन। जीव द्रव्य ही प्रकार का शारीरिक बोले। देखिए, अभी आपने कहा कि प्रोटोजुआ के जंतु एक कोशिकीय होते हैं। जब किसी जंतु का शरीर एक कोशिका से बना होगा तो उसकी वो कोशिका का निर्माण किससे होगा? प्रोटोप्लाज्म से। तो शारीरिक संगठन क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्मिक या जीव द्रव्य। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर संघ में हम शारीरिक संगठन की बात करेंगे कि पर्टिकुलर संघ के जंतुओं का शारीरिक संगठन कैसा है। चलिए नेक्स्ट लिखें। अब एक कोशिका में हमने कहा कि एक कोशिकाएं सभी जैविक कार्य करती है, लिखा है। हमने इसको एक कोशिकीय कहा। तो कार्य की श्रम विभाजन कैसा होगा? उपकोशिकीय। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, उपकोशिकीय प्रकार का शारीरिक, उपकोशिकीय प्रकार का कार्य की श्रम विभाजन। उपकोशिकीय उपकोशिकीय प्रकार का शारीरिक कार्य की श्रम विभाजन। शारीरिक संगठन कैसा हुआ? जीव द्रव्य प्रकार। एक कोशिका सभी कार्य कर रही है तो हमने क्या कहा उसको? एक कोशिकीय। किसने शब्द दिया? इसके जनक कौन है प्रोटोजूलॉजी के? प्रोटोजुआ के जंतुओं के अध्ययन को क्या कहेंगे आप? समझ में आ गया? चलिए लिख लिया। अब इधर आ,
4 वैज्ञानिकों के नाम लिखें जो कि प्रोटोजोआ से संबंधित हैं। पहला लिखा आपने लीवेनहॉक। लीवेनहॉक को हमने क्या कहा? इसके आगे लिखें प्रोटोजोआ के जंतुओं का अध्ययन सर्वप्रथम एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। प्रोटोजोआ के जंतुओं का अध्ययन सर्वप्रथम लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है। दूसरा लिखें गोल्डफस। इन्होंने प्रोटोजोआ शब्द दिया था। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? गोल्डफस ने। सब पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सब याद रखना है आप। डॉबेल प्रोटोजोआ के जंतुओं को एक कोशिकीय कहा था। एक कोशिकीय के यहां पे ब्रैकेट में आप इंग्लिश के शब्द भी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इंग्लिश के शब्दों को हिंदी में लिख देते हैं, नॉन सेलुलर, ए सेलुलर, तो यहां पे ए सेलुलर और नॉन सेलुलर लिख लिया। अब लिखे डुजार्डिन। डुजार्डिन इन्होंने राइजोपोडा शब्द दिया था। कौन सा शब्द दिया था? राइजोपोडा। प्रोटोजोआ का एक वर्ग है। डुजार्डिन ने राइजोपोडा वर्ग शब्द दिया था, ऐसे लिख लें, फिर याद रह जाएगा। ठीक है। अब परिचय में लिखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। एक और लिखें, 1 मिनट। यहां पर हम 3 योजक कड़ी की बात करेंगे। सबसे पहले हमने निर्जीव और सजीव के बीच की योजक कड़ी लिखा, फिर हमने जंतु और पादपों के बीच की योजक कड़ी। अब लिखें स्टार बना के प्रोटीरोस्पोंजिया। क्या लिखेंगे? प्रोटीरोस्पोंजिया। यहां पे लिख लें इधर, प्रोटीरो। देखो इस शब्द को समझो, कभी नहीं भूलेंगे आप लाइफ में। प्रो मीन्स प्रोटोजोआ, स्पंज किसको कहेंगे? पोरीफेरा के जंतुओं को। तो प्रोटीरो स्पॉन्ज जिया। तो प्रोटीरोस्पोंजिया प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच की योजक कड़ी हो गया। प्रोटोजोआ, स्पंज, पोरीफेरा। अब कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। प्रोटीरोस्पोंजिया प्रोटोजोआ तथा पोरीफेरा के बीच की योजक कड़ी कहलाती है। फिर इतना समझाने के बाद भी पूछे, प्रोटोजोआ तथा स्पंज पोरीफेरा के बीच की योजक कड़ी। अब लिखें परिचय। प्रोटोजोआ के, 1 मिनट, एक और शब्द समझे। एक बुक है मोटी वाली, आप इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे? बुक कहेंगे। पतली सी बुक है, उसको क्या कहेंगे? बुक कहेंगे। वेरी गुड। पिग जानते हैं? पिग मैंने सुअर, उसके बच्चों को क्या कहेंगे? पिग कहेंगे। अरे वेरी गुड। फिर पिगलेट्स कहेंगे। इसी प्रकार से बड़े जो जंतु हैं उनको जंतु कहते हैं। प्रोटोजोआ के जितने भी जंतु हैं वो सूक्ष्मदर्शी हैं, तो लीवेनहॉक ने उनको एक अलग नाम दिया जिसे एनिमल क्यूल कहते हैं। क्या नाम दिया? 1 मिनट, यहां देखो मैं इंग्लिश में लिखूंगा इस शब्द को, इससे मतलब समझना आप। एनिमल, और जो उससे बहुत सूक्ष्मदर्शी हैं तो क्या शब्द लगा दिया? क्यूल। हिंदी में चाहे लिख लो, एनिमल क्यूल।
प्रोटोजोआ के जंतुओं को लीवेनहॉक ने जंतुक कहा। हिंदी में हम इसको जंतु की जगह क्या कहेंगे? देखो इधर बोर्ड पे, जंतु एनिमल और जंतुक एनिमल क्यूल। कै के नीचे 2 अंडरलाइन कर लो, ध्यान रहेगा आपको। दूसरे को हम जंतु कह रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? अब मैं पूछूंगा प्रोटोजोआ के जंतुओं के बारे में बताओ, तो आप कहें नहीं सर जंतुकों के बारे में बताएं। ठीक समझ में आ गया? चलिए अब लिखो परिचय। प्रोटोजोआ के जंतुक सबसे सरलतम, सबसे आदिम प्रकार के, प्रोटोजोआ के जंतुक सबसे सरलतम, सबसे आदिम, एक कोशिकीय कौन सी कोशिका होगी? एक यूकैरियोटिक कोशिका से निर्मित, एक यूकैरियोटिक कोशिका से निर्मित सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। सूक्ष्मदर्शीय मतलब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही इनको देख सकेंगे। समझ में आया? क्या क्या हमने पॉइंट लिखे? सबसे सरलतम, सबसे आदिम, एक यूकैरियोटिक कोशिकीय और सूक्ष्मदर्शी। अंडरलाइन करो, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोप की सहायता से ही आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये हमने सब लिख ही लिया। अब सामान्य लक्षण नहीं, संक्षिप्त इतिहास। संक्षिप्त इतिहास में हमने सारे वैज्ञानिक पढ़ लिए। सबसे पहले खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। इन्होंने, लीवेनहॉक ने प्रोटोजोआ के जंतुकों को क्या कहा? जंतुक। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया? गोल्डफस ने। डॉबेल ने क्या शब्द दिया? और डुजार्डिन ने क्या शब्द दिया? राइजोपोडा वर्ग। प्रोटोजोआ का एक वर्ग होता है राइजोपोडा। अब आप आ जाएं मुख्य लक्षण। पहला, फर्स्ट। अब देखो यहां पे 2 शब्द हैं, उनको समझें आप। यदि कोई सजीव वातावरण में पाया जाता है, आप उसे क्या कहेंगे? आप लोग वातावरण में पाए जाते हैं, मर्जी से यहां पे आ गए, मर्जी से घर चले जाएंगे, तो क्या कहलाएंगे? स्वतंत्र जीवी। स्वतंत्रता है आपको। और यदि कोई जीव किसी दूसरे शरीर के अंदर पाया जाए, दूसरे के शरीर के ऊपर पाया जाए, तो उसे परजीवी। तो यहां पे लिखे पहला, प्रोटोजोआ के जंतु कैसे होंगे? स्वतंत्र जीवी या परजीवी। परजीवी, हाँ बिल्कुल लिख लिया। ये दूसरा डार्क, ये साइड लिख लिया। अब परजीवी कई प्रकार के होते हैं। मान लो कोई भी किसी दूसरे जंतु के शरीर के ऊपर पाया जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? बाह्य परजीवी। शरीर के अंदर पाया जाए, अंतः परजीवी। तो परजीवी 2 प्रकार के यहां पे, बाह्य, अंतः परजीवी। अब मुझे बताएं आप कि मान लो कोई भी अंतः परजीवी किसी जंतु की कोशिका के अंदर पाया जाए, तो हम उसे क्या कहेंगे? एंडो का मतलब अंत हो गया, वो तो अंग्रेजी में बता रहे हैं आप। यदि ऊतकों के अंदर पाया जाए तो उसे क्या कहेंगे आप? और आहार नाल की गुहा में पाए जाए तो उसे क्या कहेंगे?
चलिए अब देखो यहाँ पे 3 शब्दों का मतलब हम समझते हैं। अंत कोशिका के अंदर होगा तो कोशिकीय, इंग्लिश में एक शब्द है यहां पे, वो भी आप को लिखना पड़ेगा, साइटो। साइटो मतलब कोशिका, कोशिका के अंदर साइटोजॉइक। ऊतक, उत्कीय, अंत उत्कीय, इसको कहेंगे हिस्टो। हिस्टो का मतलब ऊतक, हिस्टोजॉइक। ये मैं आपको इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं, कई बार हिस्टोजॉइक शब्द डायरेक्ट लिख देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तीसरा मैंने कहा कि किसी अंग की गुहा में पाया जाए तो हम उसे, गुहा को क्या कहा था हमने, सील। सील का मतलब गुहा, तो सीलोजॉइक। क्या मतलब हो जाएगा, सीलोजॉइक, गुहीय, अंत गुहीय, अंत गुहीय, गुहा से बना है। तो यहां पे इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप, गुहा किसको कहते हैं, सील, तो सीलोजॉइक। ठीक है, तो कोशिका के अंदर कोई अंतःपरजीवी है तो आप क्या कहेंगे, ऊतक के अंदर है तो इंग्लिश में उसको, और यदि किसी अंग की गुहा में पाए जाए तो हम उसे सीलोजॉइक या गुहीय कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां पे वापस आ जाएं, अब स्वतंत्र जीवी को देखते हैं। 4 शब्दों में से आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या हैं। ये स्वभाव के बारे में पूछ रहे हैं, जलीय, थलीय, वायवीय और वायुवीय। देखिए, आप थल पे पाए जाते हैं या जल में पाए जाते हैं, तो आप क्या हुए, थलीय। उसी प्रकार से प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं वो जलीय हो सकते हैं या थलीय हो सकते हैं। वायवीय, वायु में पाए जाने, पक्षी, और वायु 2 शब्द हैं, वायवीय और वायुवीय। वायुवीय का मतलब हवा में पाए जाने वाले, वायवीय का मतलब पक्षियों, जैसे पक्षी पेड़ों पे पाए जाते हैं, पेड़ों पे पाए जाने वाले वायवीय कहलाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे हम स्वतंत्र जीवी होते हैं, प्रोटोजोआ के सदस्य, लेकिन ये थलीय या जलीय होते हैं। अब मुझे आप बताएं, जल कितने प्रकार का नेचर में मिलता है, बोल। 2 तरह का, लवणीय और अलवणीय। दूसरे शब्दों में हम लवणीय जल को क्या कह सकते हैं, समुद्री जल, है ना। तो प्रोटोजोआ के जंतु भी यहां जलीय के नीचे भी 2 में बांटे हैं, लवणीय या अलवणीय। लिख लिया भाई, कुछ प्रोटोजोआ के सदस्य समुद्री जल में पाए जाएंगे तो लवणीय कह दिया, कुछ जो है वो अलवणीय जल में पाए जाएंगे, मीठे जल में। मीठा जल कहाँ मिलता है, चलिए मटकी में मिलता है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा आप वापस आ जाओ, चलो नेक्स्ट, ये समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा लिखो आप, दूसरा पॉइंट, बातें नहीं, दूसरा पॉइंट लिखो, नग्न या बाह्य आवरण से घिरे हुए, जिनके ऊपर बाह्य आवरण नहीं पाया जाएगा हम उनको नग्न कहेंगे, या बाह्य आवरण से घिरे हुए,
लिख दो बेटे, एक ही बात है। घिरा हुआ ना एक अलग बात है, ढकना तो जैसे टेबल को ऊपर से ढक दिया, और घिरा का मतलब चारों तरफ से ढकना, इसलिए शब्दों का कोई मतलब है ना। लिख लिए। अब लिखो आप, बहुत इंपॉर्टेंट। अब बाह्य आवरण के नीचे एक एरो लगा है, अलग अलग कलर के पेन लेके आए ना आप, रेड से एरो लगाओ। अब बाह्य आवरण दो प्रकार के होंगे, एक तरफ लिखें आप, कोई बताएगा क्या लिखेंगे, पेलिकल या टेस्ट। बाह्य आवरण दो प्रकार का इन जंतुओं में पाया जाता है, एक को पेलिकल कहते हैं हम, और दूसरे को इंग्लिश में, हिंदी में वैसे टेस्ट बोलते हैं, लेकिन एक और भी शब्द है इसका, लिख लिया। तो बाह्य आवरण या तो इनके पास अनुपस्थित होगा तो हमने कहेंगे उनको नग्न, यदि उपस्थित होगा तो वो पेलिकल या टेस्ट से बना होगा। अब टेस्ट से बना होगा तो टेस्ट का यहां पे रासायनिक संगठन लिखना पड़ेगा कि टेस्ट किसका बना हुआ होता है, तो किसका बना होगा, कोई बताएगा, बोलो। नहीं, चलो मैं बताता हूं। कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, सिलिका जानते हैं आप, और तीसरा स्ट्रोंशियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि भाई टेस्ट तीनों में से एक प्रकार के रसायन से बना होता है, केमिकल से बना होता है। ठीक है, अब इसके बाद लिखो आगे। तीनों में से किसी एक, और क्या, एक साथ तीनों नहीं हो सकते? नहीं हो सकते, कैसे हो सकते हैं, एक अशुद्ध हो जाएगा। आपने सूती कपड़े भी पहन लिए और गर्म कपड़े भी पहन लिए, भाई सूती सूती पहनेंगे गर्मियों में और गर्म आप सर्दियों में पहनेंगे, ठीक है। तो अलग अलग वर्ग के जो सदस्य हैं उनके ऊपर अलग अलग रसायन से बना हुआ, केमिकल से बना हुआ बाह्य कवच पाया जाता है, ठीक है। अब लिखो आप गमन अंगक, क्या लिखेंगे आप, गमन अंग नहीं लिखेंगे, अंगक। क्यों, क्या फर्क होगा, जब एक कोशिका है, ये नेक्स्ट पॉइंट तीसरा नंबर, आप जानते हैं अंगों का निर्माण अनेक प्रकार के ऊतकों से होता है, एक ऊतक का निर्माण अनेक प्रकार की कोशिकाओं से होता है। यहां पर प्रोटोजोआ के सदस्य एक कोशिका से बने, तो एक कोशिका अंग तो बना ही नहीं सकती, तो हम इनको क्या कहेंगे, गमन अंगक, गमन अंगक। अब गमन अंगक अनुपस्थित भी हो सकते हैं, उपस्थित भी हो सकते हैं। और उपस्थित होंगे तो ये तीन प्रकार में से एक प्रकार के होंगे। कौन बताएगा कि प्रोटोजोआ के सदस्यों में कौन कौन, आप बताओ। आप, यस बेटे, रोमाव, हाँ पक्षमाव कह लो, रोमाव कह लो, बैठो, वेरी गुड। तो तीन प्रकार के गमन अंगक होंगे, पहला कूटपाद, दूसरा
रोमाव। अब इन शब्दों का मतलब समझो। देखो, कूट के नीचे अंडरलाइन करो रेड पेन से। कूट का मतलब होता है आभासी, झूठा। तो ये वास्तविक पाद नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि गमन में सहायता कर रहे हैं तो इनको आभासी भी पाद कह सकते हैं। तो जैसे सांप में सांप में पाद होते हैं, कुछ अपवाद हैं सर्पों के जिनमें अवशेषी पाद पाए जाते हैं, लेकिन अधिकांश सर्पों में पाद पूर्णतया अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। अच्छा, कूटपाद, पक्षमाव, रोमाव। अब कूटपाद के सामने लिखो अंगुली नुमा। कूटपाद कैसे होंगे? अंगुलियों के समान, अंगुली नुमा। पक्षमाव कैसे होंगे? चाबुक नुमा, चाबुक नुमा। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेजिला, चाबुक, चाबुक नुमा। और रोमाव कैसे होंगे? बालों के समान, रोम के समान, तो रोमाव कह दिया, बालों के समान लिखा। अब हम यदि गमन अंगक उपस्थित हैं तो ये दो कार्य करेंगे। क्या क्या करेंगे? एक तो पहला कार्य हो गया गमन में सहायक, दूसरा कार्य कौन बताएगा? भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायक। वही बात हो गई। पहले लिख लिया गमन में सहायक, दूसरा क्या लिखेंगे? भोजन के अंतर्ग्रहण में सहायक। चौथा पॉइंट लिखें केंद्रक। आप सब ना कॉपियां नहीं लेके आए, रजिस्टर लेके आया करो। रजिस्टर में भी जो हाशिया होता है ऐसे, वो लेके आया करो। ऊपर का स्पेस छोड़ा करो। कुछ मैं आपको कहूंगा कि राइट ऑन द टॉप, ऊपर लिखो। अब ऊपर लिखो आप, हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो आनुवांशिक पदार्थ लिखा था जो कि केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? तो बेटे यहां पे क्लिक हो गया, ऊपर लिख लो न्यूक्लियोइड प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो याद आ जाएगा आपको। तो बिल्कुल हाशिए के ऊपर, जो ऊपर का जो बॉर्डर है उसके ऊपर लिखो, अलग पेन से, अलग कलर से लिखना सीखो। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है, उसे क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। बेटा सब याद है आपको, सिर्फ अभी आपको मुझे पूरा बताना नहीं पड़ता, सिर्फ न्यूक्लियोइड लिख लेते अपने आप आपको याद है। न्यूक्लियोइड पहले पढ़ा हमने, कई बार बताया मैंने। अब केंद्रक यहां पे आ जाए। देखिए प्रोटोजोआ के सदस्यों में केंद्रक की संख्या पहले देखेंगे हम। 1, 2, या अनेक होते हैं। प्रोटोजोआ के सदस्यों में और किन में होंगे बेटे? अब देखो, 2 के नीचे आप यदि 2 केंद्रक पाए जाएंगे तो दोनों का आकार अलग अलग होगा। एक छोटा केंद्रक होगा, एक बड़ा केंद्रक होगा। छोटे केंद्रक को हम लघु या माइक्रो न्यूक्लियस कहेंगे। जो बड़ा केंद्रक होगा उसे हम गुरु या मैक्रो न्यूक्लियस कहेंगे। मैक्रो न्यूक्लियस बेटे किडनी के आकार का होता है, व्यक्रनुमा। और जो लघु केंद्रक होता है वो स्फेरिकल होगा, गोलाकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब दोनों के कार्य देखें। अभी हमने कहा कि इनकी एक कोशिका में सभी जैविक क्रियाएं संपन्न होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं लघु केंद्रक का क्या कार्य होगा, कौन सी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा, और गुरु
कौन सी जैविक क्रियाओं का नियंत्रण करेगा? कौन बताएगा? देखो बहुत सिंपल बात, पहले लघु पे आ जाएं। छोटे बच्चों का नंबर पहले आता है, बड़ों का बाद में। तो लघु केंद्रक जनन क्रियाओं का नियंत्रण करेगा। क्या करेगा? लिख लिया। अब इसके ग्रुप पे आ जाएं। जनन क्रियाओं के अलावा अन्य क्रियाओं का नियंत्रण गुरु केंद्रक करता है। लिख लिया? हाँ, जनन क्रिया के अलावा अन्य क्रियाओं का नियंत्रण कौन करेगा? गुरु केंद्रक। अब एक मिनट वापिस ऊपर देखो आप बोर्ड की तरफ, दो शब्द हम अब लिखेंगे। जो दो केंद्रक थे वो दो आकार के हो गए, तो द्विरूपी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे ये? और अनेक केंद्रक होंगे, एक आकारी कहलाएंगे। एक आकार के होंगे, ये सब एक आकार के होंगे, हैं अनेक लेकिन एक आकारी कहलाए। एक आकारी, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पॉइंट, पोषण। पोषण बेटे, पोषण के बारे में आप कौन कौन क्या क्या जानता है? जैसे आपने पढ़ा होगा, बताएं बताएं। चल बैठो, मैं दूसरी कोई बात कर रहा था। आपने प्राणी संभोजी, पादप संभोजी, मिश्रित पोषी, ये शब्दों के बारे में पढ़ा है? चलो मैं बताता हूं। पोषण पहला लिखें आप, कोई भी जंतु दूसरे जंतु को पूर्ण ग्रहण कर लेता है। जैसे अमीबा बैक्टीरिया को पूर्णतः अंतर्ग्रहित करेगी, उसे कहेंगे होलोजॉइक। प्राणी संभोजी, पूरे प्राणी को एक साथ अंतर्ग्रहित करना। क्या कहेंगे? प्राणी संभोजी। यदि किसी प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट, पादप या पादपों के उत्पाद को अंतर्ग्रहित करे कोई जंतु, तो हम उसे कहेंगे पादप संभोजी। यदि कोई पादप का भी उत्पादों का ग्रहण कर ले और दूसरे बैक्टीरिया को भी खा ले, तो मिश्रित पोषी। समझ में आ गया? प्राणी संभोजी, पादप संभोजी, मिश्रित पोषी। अब यहां पे दूसरी बात और देखते हैं। सपोज हमने मान लो भोजन किया, तो ऐसा थोड़ी कि भोजन करना ही पूरा काम हो गया। जैसे इन्होंने बताया कि भोजन को अंतर्ग्रहित करना अंतर्ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर आप भोजन को मुंह में लेंगे, उनको चबाएंगे, जैसे ये पेन चबा रही हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे आप? ग्राइंडिंग करना, भोजन को पीसना। फिर भोजन को अंदर आप लेंगे, स्वॉलो करेंगे, निगलना, फिर पाचन स्टार्ट होगा। ठीक है? अब यहां पर हम देखते हैं कि प्रोटोजोआ के सदस्य एक कोशिकी है, तो एक कोशिका में ना तो आहार नाल है, ना मुख है, ना ग्रास नाल है, ना आंत है, ना आमाशय है। तो इनमें जो भी प्रकार का भोजन अंतर्ग्रहित करेंगे, उस भोजन का पाचन खाद्य धानी में होगा। किसमें होगा? खाद्य धानी में होगा।
यदि किसी कोशिका के अंदर भोजन का पाचन होता है, हम उसे क्या कहेंगे? अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन क्या कहेंगे? एक छोटा सा वैक्यूल जब भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, प्रोटोजोआ के सदस्य है, तो एक धानी बन जाती है। उस धानी में भोजन अंतर्गत किया, चारों तरफ एक वैक्यूल बन जाएगा। उस वैक्यूल को ही हम खाद्य धानी कहते हैं। और क्या, वो जीव द्रव्य में बनती है ना, जीव द्रव्य में बनेगी। अब खाद्य धानी में भोजन का पाचन हो रहा है, तो अंतःकोशिकीय पाचन। कैसा पाचन होगा इनमें? अंत का मतलब अंदर, कोशिका के अंदर, तो पाचन अंतःकोशिकीय पाचन। ये समझ में आ गया आपको? तीनों शब्द, प्राणी संभोजी, पादप संभोजी, मिश्रित पोषी। खाद्य धानी, पोषण का पाचन खाद्य धानी के अंदर हो रहा है, तो हमने उसको अंतःकोशिकीय पाचन कहा। इसके अलावा बेटे, जीव द्रव्य में एक वैक्यूल होता है, जीव द्रव्य में एक स्पेस बच जाता है, खाली जगह बन जाती है, उसको वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल आप खूब पढ़ते आ रहे हैं, तो बस भाई, जैसे हमारे आमाशय की गुहा में भोजन का पाचन हो रहा है, हमारी आंत की गुहा में पाचन हो रहा है, तो इसमें भी तो एक खाली स्पेस होना चाहिए ना, उसको हमने खाद्य धानी बोल दिया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखें जल्दी, अपना टाइम हो गया, आज बहुत कम कवर किया अपन ने। उत्सर्जन, हाँ नेक्स्ट पॉइंट सामने लिखे, अमोनिया का करते हैं। उत्सर्जन किसका करेंगे? अमोनिया। वे जंतु जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहलाएंगे? अमोनोटेलिक, अमोनिया उत्सर्गी। बस सीधा लिख लो, अमोनिया उत्सर्गी, मतलब आप जानते हैं। अब लिखें जनन, जनन। दो प्रकार का जनन आपने पढ़ा होगा, अलैंगिक तथा दोनों प्रकार का इन जंतुओं में होगा, अलैंगिक तथा लैंगिक प्रकार का जनन। अब बेटे लैंगिक अलैंगिक प्रकार का कौन कौन सी विधियों से होता है? वेरी गुड, लिखें। अलैंगिक जनन द्विविखंडन, बहुविखंडन के द्वारा। अलैंगिक जनन द्विविखंडन या बहुविखंडन के द्वारा। लिख लिया? लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन को समझो पहले। इन जंतुओं में, पूरे जंतु जगत में प्रोटोजोआ के जंतु ही है, ऐसे जंतु हैं, जंतुक हैं जिनमें एक अलग प्रकार का लैंगिक जनन होता है। कोई बताएगा किस प्रकार का होता है? दो शब्द हैं, इस शब्दों का मतलब समझना। आप एक बार समझ लेंगे लाइफ में, जूलॉजी एक बार पढ़ ली कभी नहीं भूलते, वर्गीकरण एक बार पढ़ लिया कभी नहीं भूलेंगे आप, ध्यान से पढ़ें। होलोगैमी, सिनगैमी। होलोगैमी, सिनगैमी, लिख लिया? अब बेटे जूलॉजी में एक बहुत बढ़िया विशेषता है, हर टर्म अपने खुद परिभाषा देती है, यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो। कैसे? होलो के नीचे अंडरलाइन करो और सिन के अंदर अंडरलाइन करो। होलो और सिन के नीचे अंडरलाइन कर ले। होलो का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट।
सिन का मतलब होता है संयोजन। और यहां पे जो गैमी शब्द है उसका मतलब होगा युग्मक। युग्मक। अब देखो मतलब, यदि लिख लिया सबने, मतलब समझो। दो पैरामीशियम आए, पैरामीशियम नाम सुना होगा आपने, जिनको अपन स्लीपर जंतु कहते हैं, ठीक है। दो पैरामीशियम पूरी बॉडी उनकी फ्यूज हो गई, मतलब पूरे शरीर ने एक गैमेट की तरह कार्य किया। किसकी तरह कार्य किया? गैमेट की तरह। तो हम ऐसे फ्यूजन को होलोगैमी कहेंगे। पूरे शरीर का फ्यूज हो जाना होलोगैमी कहलाए। पूरे जंतु जगत में प्रोटोजोआ के अलावा असंभव है, क्योंकि प्रोटोजोआ एक कोशिकीय होते हैं। समझ में आया? तो होलोगैमी का मतलब पूरे शरीर का फ्यूज हो जाना, ठीक है। सिनगैमी, युग्मकों का संयोजन होना। प्रोटोजोआ ने युग्मक बनाए। दो प्रकार के युग्मक आप जानते हैं। बड़े जंतुओं में जो युग्मक होते हैं उनको शुक्राणु और अंडाणु कहते हैं, लेकिन प्रोटोजोआ में इन शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते आप, इसलिए माइक्रो और मैक्रो कहेंगे। वही लघु युग्मक और गुरु युग्मक, इन दोनों का संयोजन सिनगैमी कहलाता है। समझ में आ गया? अब एक रेड पेन या ग्रीन पेन आप लेके आए हैं, उससे लिखेंगे स्टार बना के। वैसे 3 स्टार तो बना ही सकते हैं, मैं तो कहता हूँ 5 स्टार भी इसमें बना सकते हैं आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जब भी मान लो किसी परिवार में डेथ हो जाती है तो बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं कि भाई देखिए जो आया है वो जाएगा। सुना है आप लोगों ने? सभी कहते हैं अरे भाई क्यों रोते हो, जो आया है वो जाएगा। लेकिन प्रोटोजोआ के जंतु ऐसे जंतु हैं, एक बार आ गए तो उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? इमॉर्टल। एक सब लिखो, नीचे स्टार लगा लिए। प्रोटोजोआ के जंतुकों की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, इसलिए ये इमॉर्टल कहलाते हैं। इंग्लिश में लिख दूं? देखो उसका, एक मिनट बेटे, उसका जब मैं कोई भी इंग्लिश में शब्द लिख रहा हूं उसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपने हमारा जब जीव विज्ञान की जो जितनी भी शब्द बने वो यदि हिंदी में बनाते लैटिन या ग्रीक भाषा की जगह तो हमें अर्थ का पता चल जाता, लेकिन वो लैटिन या ग्रीक भाषा में बने तो हमें वो लैटिन और ग्रीक भाषा लिखनी पड़ेगी, उसका अर्थ खोजना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। देखो आपने एक शब्द पढ़ा है मोर्टेलिटी। क्या? मोर्टेलिटी मतलब मर जाना, खत्म हो जाना। इम लगा दिया, जिनकी मृत्यु नहीं होती, तो इसलिए मॉर्टल शब्द से बना है। मॉर्टेलिटी, इमॉर्टेलिटी, क्या मतलब हुआ? इम और मॉर्टल अलग अलग कर दो। मॉर्टेलिटी जैसे कि अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं की मृत्यु होती है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये इमॉर्टल हैं, इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। चलो आगे इसके कंटिन्यू करेंगे अपन। आज थोड़ा कम, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें बेटे? बोले यस। इमॉर्टेलिटी फिर समझ में आ रहा है आप लोगों के? इंटरेस्ट भी आ रहा है? आप थोड़ा सा अच्छा लगने लगा।